रहे लाइफ साइंस कैफ़े और हम कर रहे हैं 12th क्लास का 16th चैप्टर जिसका नाम है एनवायरमेंटल इशू। इसमें हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप जाके वीडियो जो लिस्ट बना रखी है उसमें देख सकते हो। ठीक है, 8th क्वेश्चन पे हम आ चुके थे फर्स्ट वीडियो में। चलिए पढ़ते हैं। टू रिड्यूस एनवायरमेंट पॉल्यूशन वी शुड टेक फॉलोइंग मेजर्स। ठीक है, इसमें हमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को किस तरह से कम करना है हमें ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारा, व्हाट मेजर्स एन इंडिविजुअल वुड लाइक टू टेक टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। कोई भी इंडिविजुअल क्या करेगा कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम हो जाए। जैसे कि एयर पॉल्यूशन को कम करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रो करो, है ना। क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे सीएनजी को यूज़ करो। एनर्जी रिसोर्सेज हम फॉसिल फ्यूल की जगह सीएनजी को यूज़ कर सकते हैं, बायोफ्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो फॉसिल फ्यूल हैं उनका भी यूज़ कम करो, अगर करना भी पड़ रहा है तो कम करो। कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाओ ऑटोमोबाइल्स में, जिसकी वजह से जो एमिशन होता है डेंजरस गैसेस का नहीं हो। ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, जो भी सब्सटेंसेस निकलते हैं जो हार्मफुल होते हैं उनको लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके रिलीज करता है। वाटर पॉल्यूशन को कैसे रोकेंगे, ऑप्टिमाइज करो, जो वाटर का यूज़ कर रहे हो उसको लिमिट में करो। ठीक है, किचन वेस्ट वाटर है, गार्डन्स में यूज़ करो उनको, हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ करो। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे यूज़ करोगे, क्रैकर्स जैसे होते हैं, है ना, दिवाली पे जो यूज़ करते हैं उसको ख़त्म करो, कम करो। ट्रीज़ को लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। और डिक्रीजिंग सॉलिड वेस्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह से कर सकते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट जो होता है उसको अलग अलग करो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि सब कुछ उसमें पॉलीथीन भी, उसमें पानी भी, उसमें कीचड़ भी, सब कुछ ऐसा ही डालते रहोगे। तो इस तरह से अलग अलग अगर आप करोगे तो फिर वो अपने आप ही कम हो जाएगा। रिसाइकलिंग करो, रीयूज़ करो प्लास्टिक को और पेपर को। जो बायोडिग्रेडेबल किचन वेस्ट है उनको कंपोस्ट बनाओ, उनकी खाद बनाओ। और जो प्लास्टिक का यूज़ है उसे कम करो। हर चीज़ को कम करो और रिसाइकिल करो। एयर पोल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करना है। ये चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे ट्री लगाओगे तो क्या क्या पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, देखिए एयर पोल्यूशन नहीं होगा, सॉइल पोल्यूशन भी नहीं होगा, है ना। और फॉसिल फ्यूल का भी यूज़ कम होगा क्योंकि ट्रीज़ हैं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, ट्रीज़ की मदद से हम अपने जो पेड़ हैं उनकी लकड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं, या फिर उनको इफेक्टिव वे से यूज़ कर सकते हैं। सीएनजी को यूज़ करेंगे तो फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम हो जाएगा। कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं, इसकी वजह से हमारा एयर पोल्यूशन बच जाता है ना। तो ये चीज़ें क्या है, मेजरमेंट के तो आप इसमें से देख सकते हो। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन आंसर में आ सकते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट है, इस पर आप क्या लिखोगे। रेडियो एक्टिव वेस्ट में वो सारा मटेरियल होता है जो रेडियो एक्टिव होता है नेचर में और हमारे किसी काम का नहीं होता, रेडिएशंस जो रिलीज करता है। ये जनरेट होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर प्लांट में, और मैन मेड हो सकते हैं, जनरेट भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। रेडियो जैसे पेट्रोलियम की माइनिंग होती है तब भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकलते हैं, थोरियम, नेचुरल रेडियो एक्टिव वेस्ट से भी ये निकलते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी जो होती है उससे भी रेडिएशंस निकलती हैं। जो रेडिएशंस होती हैं न्यूक्लियर वेस्ट में बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, खतरनाक होती है। बिकॉज इट कॉज म्यूटेशन टू अकर एट वेरी हाई रेट, इसकी वजह से म्यूटेशन होती है बहुत ज़्यादा रेट से। हाई डोज में न्यूक्लियर रेडिएशन लीथल हो सकती है, मार सकती है किसी बंदे को। लोअर अगर डोज है तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स कर सकती है, जैसे कैंसर हो सकता है इससे। तो ये रेडियो एक्टिव वेस्ट में आप लिख सकते हो कि पहले तो ये कहाँ से निकलता है, मैन मेड होता है या नेचुरल होता है, फिर इसके इफ़ेक्ट क्या है। इफ़ेक्ट में भी आप कई कैटेगरी में डाल सकते हो, जैसे ज़्यादा अमाउंट में अगर रेडिएशंस रिसीव कर ले किसी ने तो क्या होगा, कम में क्या होगा, और बहुत ही कम में क्या होगा। डिफंक्ट शिप्स जो होती हैं, अब है न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है पोटेंट पोल्यूटेंट है, बहुत ज़्यादा घातक है, और ऑलमोस्ट क्वेश्चंस के साथ सावधानी के साथ इसको बरतना चाहिए। डिफंक्ट शिप्स और ई वेस्ट है, इस पर आप क्या लिखोगे, पोटेंशियली हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, इंसान के लिए। जो बेकार शिप्स पड़ी होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे मर्कुरी है, एस्बेस्टोस है।
ठीक है, जो वर्कर इसको तोड़ने का काम करते हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं होते अच्छे तरीके से, खुद को कवर किया हुआ नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में ना वर्कर्स की कोई इज्जत नहीं है, बस उनको काम के टाइम पे याद किया जाता है, उसके बाद वो कहाँ रहते हैं, कैसी सिचुएशन में है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, ना मिनिस्टर्स को पड़ता है, ना हमारी गवर्नमेंट को पड़ता है, ना हमारे ये जो संसद में बैठने वाले लोग हैं, ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इनको काम करवाना है, ये किस हालत में है, सुटेबल प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वर्कर्स क्या जो तोड़ते हैं इनको एक्सपोज हो जाते हैं टॉक्सिक केमिकल्स से। कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा इसका शिप ब्रेकिंग का काम होता है और वहाँ का एनवायरनमेंट जो है पॉल्यूट हो जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी ये एक्सेप्ट किया गया है कि अनसर्टेनिटी है अबाउट रिलीवेंट कंट्रोल्स फॉर द dismantling of such vessels, and there is an urgent need to establish a specific unforceable control framework। इंटरनेशनल लेवल पे भी वो जानते हैं कि ये क्या है, इस तरह से ये तोड़ना, इस तरह से ये काम करना, एक एस्टेब्लिश होना चाहिए, ऐसा कंट्रोल फ्रेमवर्क होना चाहिए स्पेसिफिक, जिससे जहाँ पे ये काम हो सके, ना तो लोकल लोगों को ही ना ही वर्कर को कोई परेशानी हो, ठीक है। जानते सब कुछ, सबको ही सब कुछ है, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं जो इरिपेयरेबल कंप्यूटर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, ये जनरेट होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज से, डेवलप्ड कंट्री से, जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, जो देशों ने तरक्की खूब कर ली है, वो वहाँ से क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जनरेट होते हैं। वैल्यूएबल सोर्स है सेकेंडरी रॉ मटेरियल का, इट treated properly, if treated properly, however if not treated properly it is a major source of टॉक्सिन्स। अगर इनको ट्रीट तो किया जाए तो ठीक है, क्योंकि ये सोर्स है, सेकेंडरी रॉ मटेरियल है, इनको जोड़ के दोबारा से ठीक करके इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं ट्रीट किया गया तो क्या है, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा। रिसाइकलिंग एक प्रॉपर सॉल्यूशन है इनका, मतलब दोबारा से इनको रीयूज़ करना, कि ई वेस्ट का मतलब सॉल्यूशन है, सिर्फ एक रिसाइकलिंग ही ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम इन टॉक्सिक सब्सटेंस से बच सकें। एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर में इनको कैरी किया जा सकता है, सिर्फ किससे, रिसाइकलिंग से। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, उसको कॉमनली ट्रैश और गार्बेज बोलते हैं, ठीक है। एवरीडे आइटम है, जैसे हमारे फूड पैकेट्स हैं, फर्नीचर्स हैं, क्लोथिंग है, ये एक आपके क्वेश्चन में दिया था, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, उस पर आप लिखिए। तो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पैकेट्स के या फर्नीचर्स के, कपड़ों के, बॉटल्स के, कुछ भी जो आइटम्स होते हैं, न्यूज़पेपर, अप्लायंसेस वगैरह कुछ भी, तो ये सब उसमें आ जाते हैं। जो सोर्स रिडक्शन रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग आर सेवरल म्यूनिसिपल सोशल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। इनका रिड्यूस करो एक तो, या रिसाइकिल करो, ये एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। अगर हम सब लोग इसमें योगदान दें तो म्यूनिसिपल वेस्ट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, हम इन सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से, जैसे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को अलग से कलेक्ट करें, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग से कलेक्ट करें, तो जो वो एक ढेर बन जाता है ना कूड़े का, वो ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। सोर्स रिडक्शन इन्वॉल्व अल्टरिंग द डिज़ाइन, manufacture or use of products and materials to reduce dye amount and toxicity of what gets thrown away। देखिए इसमें क्या होता है, जो हम अगर डिज़ाइंस को अल्टर करें, मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा बदलें, इन प्रोडक्ट्स का, मटेरियल का थोड़ा सा बदलाव करेंगे ना, तो जो हमारा वेस्ट निकलता है या टॉक्सिसिटी जो निकलती है वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब जो डाइवर्ट करें आइटम्स को, जैसे रिसाइकिल करें, तो क्या हो जाता है, जो प्लास्टिक है, वेस्ट मेटल्स हैं, ये न्यू प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो वो रिसाइकलिंग भी इस चीज़ को जो है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को कम करता है। अब जो डिकम्पोजेज ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, उसकी कंपोस्टिंग करो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, जो ह्यूमस बनाते हैं, तो ये क्या करेंगे, हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे और हमें नुकसान नहीं करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इनिशिएटिव्स वर टेकन फॉर रिड्यूसिंग व्हीकल एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। क्या क्या किया गया दिल्ली में? हमारे चैप्टर की रीडिंग की थी जब हमने पढ़ा था ये दिल्ली में क्या क्या बदलाव किए गए ताकि जो दिल्ली की हवा है वो क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। ये भी बताना है कि क्या ऐसा करने से दिल्ली की हवा प्योर हुई। तो जो अप्रोप्रिएट मेजर्स है दिल्ली के जो हवा दिल्ली की हवा जो है उसको ठीक करने के लिए किए गए थे वो ये हैं। देखो, सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जितने भी व्हीकल्स हैं जैसे बसेस हैं उनको डीजल से सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो सीएनजी में ये 2002 तक ये कन्वर्ट कर चुके थे, सारी जो बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सबको कन्वर्ट कर चुके थे सीएनजी में। उन्होंने फेजिंग आउट कर दिया, ओल्ड व्हीकल्स का बाहर कर दिया। जो पुराने व्हीकल्स से जो ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं वो भी परेशान करते हैं। अनलेडेड पेट्रोल, ऐसा पेट्रोल यूज़ किया गया जो पेट्रोल यूज़ कर भी रहे थे उसमें लेड नहीं था, लेड का इस्तेमाल नहीं था। तो ऐसा करने से अब उन्होंने लो सल्फर पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जैसे हर जगह पे सीएनजी नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पे उन्होंने लो सल्फर लो लेड वाले पेट्रोल और डीजल को यूज़ किया। कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ किया व्हीकल्स में। स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स जो है व्हीकल्स के वो अप्लाई किए गए। इन जो एफर्ट्स किए गए उनको थैंक्स, क्योंकि दिल्ली की जो हवा है सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है। ठीक है, हम ऐसे नहीं हैं कि जो किसी मिनिस्टर से अगर हमें परेशानी है तो हम जो सच है उसको छुपा दें। ठीक है, आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें भी नहीं करना चाहिए। तो क्या है, इम्प्रूव हुई है, क्वालिटी तो हुई है, तो उसे बताना चाहिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए गए, क्या क्या उसे बदलाव आए। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट सब्सटेंशियल फॉल इन CO2 एंड SO2 लेवल दिल्ली लेवल हैज़ बीन फाउंड इन दिल्ली। बहुत ज़्यादा कम हुआ है CO2 और SO2 का लेवल दिल्ली में। अब हमें ग्रीन हाउस गैसेस का डिस्कस करना है। देखिए, उसके बाद कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होते हैं, उसके बाद अल्ट्रावायलेट बी क्या होता है। जो इम्पोर्टेंट रोल होता है ग्रीन हाउस गैसेस का वो क्या है कि वो हीट को ट्रैप करता है हमारे एटमॉस्फेयर से, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है मेंटेन होता है। ग्रीन हाउस गैस वो होती है जो एब्जॉर्ब करती है और एमिट भी करती है, मतलब लेती भी है और निकालती भी है एनर्जी को थर्मल इंफ्रारेड रेंजेस में, IV में। ठीक है, और हम जब ओजोन की बात करते हैं तो वो किससे प्रोटेक्ट करती है हमें, UV से, अल्ट्रावायलेट से। ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज करती हैं हमारे प्लैनेट पे, समझ रहे हो। अब जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं हमारे अर्थ पे वो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। कंसंट्रेशन जो है ग्रीन हाउस गैसेस का वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो जनरल राइज है टेम्परेचर का वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये जो ग्रीन हाउस है इसमें वाटर वेपर भी आता है। भाई आप भूल मत जाना ऑप्शंस में, अगर वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन कुछ भी है, ये सारी क्या करती हैं, हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ये हमें हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। लेकिन ये इतनी ज़्यादा एक्सेस में हो गई कि उबलने लग गई हमारी धरती, तो है ना। कम करो इनका इस्तेमाल। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होते हैं, ये फिटेड होते हैं हमारी ऑटोमोबाइल्स में ताकि जो इमिशन है पॉइजनस गैसेस का वो कम हो सके। एक्सपेंसिव मेटल होते हैं इन कैटालिटिक कन्वर्टर में, प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम, जो कैटालिस्ट का काम करते हैं। एज द एग्जॉस्ट पासिस थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टर, जैसे ही एग्जॉस्ट मतलब जो हवा निकलती है इनके अंदर से, अनबर्न्ड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, कौन सा केस में चेंज होता है ये आप बार बार लिख के देखो, आपको याद हो जाएगा। मोटर व्हीकल्स होते हैं उनमें ये लगा दिए गए हैं कैटालिटिक कन्वर्टर ताकि शुड यूज अनलेडेड पेट्रोल बिकॉज लेड इन पेट्रोलियम इन्वेक्ट द कैटलिस्ट। जो कैटालिटिक कन्वर्टर व्हीकल यूज़ करते हैं ना, जिन व्हीकल्स में भी लगे हुए होते हैं आप ये कह सकते हो, उनमें अनलेडेड पेट्रोल को यूज़ करना चाहिए। जो लेड होता है पेट्रोल में वो कैटालिटिक कन्वर्टर को इनएक्टिव करता है, तो ये आपको उसको बचाने के लिए करना चाहिए। अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस होती हैं। ये रेडिएशंस क्या होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वेवलेंथ होती है अगर UVB से कम है तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, ये अर्थ एटमॉस्फेयर से बुरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती हैं।
गिवन दैट द ओजोन लेयर इज इंटैक्ट। ठीक है, समझ गए। यूवी रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवीबी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर गिवन दैट द ओजोन लेयर इज इंटैक्ट। जब हमारी ओजोन लेयर है पूरी की पूरी तब भी ये एब्जॉर्ब हो जाती है। यूवीबी क्या करती है, डैमेज करती है डीएनए को, म्यूटेशन भी होती है। ये स्किन एजिंग करती है, स्किन सेल्स को डैमेज करती है, ख़त्म करती है, मार देती है। कई तरह के स्किन कैंसर भी करती है यूवीबी। ह्यूमन आई में जो कॉर्निया होता है वो एब्जॉर्ब करता है यूवी रेडिएशंस को, और हाई डोज में अगर यूवीबी ले लिया जाए तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कॉर्निया सोजन आ जाती है, स्नो ब्लाइंडनेस और करती है, ये बीमारी का नाम है। ठीक है, परमानेंटली डैमेज भी कर सकती है ये कॉर्निया को, तो इसको आसानी से मत लेना। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस बहुत ज़्यादा नुकसान है, और ये आपको अगर इसमें शॉर्ट नोट लिखना आता है तो आपको यही बताना है बस कि क्या क्या इसके इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, हमारी वीडियो में ये हमारे जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है वो ख़त्म हो गई है अब, और इसके साथ ही हमारा 16 चैप्टर भी पूरा हो चुका है। हमने इसके चैप्टर रीडिंग की है, साथ में क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं और समरी भी हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।